हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने इस कोर्स की स्टार्टिंग की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, जो क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है इकोनॉमी की, उसको लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और 11 चैप्टर्स की ये बुक है और इसके हम लोग 5 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, छठे चैप्टर की आज हमने स्टार्टिंग करनी है, जो है रूरल डेवलपमेंट या फिर ग्रामीण विकास के ऊपर। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी तक हम काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो समझते आए हैं कि देश की जो इकोनॉमी के हालात थे, वो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय किस तरीके से थे। उसके बाद हमने हमारे जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह, पंचवर्षीय योजना थी, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि सन 1990-91 के आसपास जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स लाए गए, उनके बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, वो सारा कंसेप्ट हमने समझा। और पिछले पार्ट में हमने समझा है अबाउट दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मानव पूंजी के निर्माण को लेकर। ठीक है, और किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल है और फिजिकल कैपिटल से उसका किस तरीके से वो अंतर है, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है अभी तक हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छठा चैप्टर, जो है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को शेयर करें। कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो ज़रूर आप लोग शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि इस तरीके का कुछ कोर्स वगैरह है जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और सभी लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोगों को भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट है, तो उसको देखने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए प्लीज़ आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है, हम आप लोगों को सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि नोट्स एंड क्विजेस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप, हमारा जो ये मिशन है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल, इस मिशन में हमें आप लोगों के साथ की, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को यूपीआई आईडी की अगर ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वगैरह आप लोग करिए। जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उसका फ़ायदा जो है वो आप लोगों को ही मिलने वाला है। और उसके बाद एक सवाल हम लोग आपसे कुछ दिनों से और पूछ रहे हैं कि हाउ ओकुल इज़ हेल्पिंग यू, कि आपकी जो तैयारी है, चाहे वो स्कूल लेवल की तैयारी है, चाहे आप कंपटीशन की बातें करें वहाँ की तैयारी है, तो ओकुल आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग हमें बताइए। एक 50 से 100 शब्दों का एक राइटअप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आप हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com पर जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। उसको हम अपनी जो वेबसाइट है उसके टेस्टिमोनियल्स सेक्शन में, अभी हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट बन के रेडी है, टेस्टिमोनियल सेक्शन वगैरह में अभी हमें थोड़ा सा इसी चीज़ का वेट है कि आप लोग हमें जो अपना राइटअप वगैरह है वो सबमिट करें, तो हम उसको वहाँ पर फिर फीचर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द जितना भी हो सकता है ये चीज़ें सेंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि हाउ पावर्टी इज अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया, कि किस तरीके से जो पावर्टी है, जो गरीबी है, वो एक मुख्य चैलेंज या एक मुख्य चुनौती है भारत के सामने। वी ऑल्सो केम टू नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पुअर लिव इन रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हमने ये समझा था कि गरीबी क्या है, और हमने ये भी वहाँ पर बात जानी थी कि जो मेजर गरीब है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द गरीब लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। और वहाँ पर उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, या जो कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो भी उन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों को वो चीज़ भी नहीं मिल पाती है। एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर, ये भी हमने बात की हुई है और हम अब तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को समझने भी लगे हैं कि मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आप कहें कि आजीविका का जो मुख्य एक स्रोत है वो क्या है रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर। महात्मा गांधी once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers,
बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। तो महात्मा गांधी ने ये बात एक बार कही भी थी, कई बार मतलब महात्मा गांधी का जोर इस क्षेत्र में रहा है। उन्होंने ये बोला है कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, देश की अगर हम रियल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर तरक्की की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जो हमारे इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स हैं, यानी कि जो हमारे औद्योगिक शहरी क्षेत्र है, उनका विकास या उनका विस्तार नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है कि जो गांवों का विकास है वो होना ज्यादा जरूरी है। अगर गांवों का विकास होता है तो फिर इसका मतलब आप समझिएगा कि देश का जो है विकास या तरक्की सही मायनों में हो रही है। दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बीइंग एट द सेंटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज रेलिवेंट इवन टुडे। ये आज भी बेसिकली ये कंसेप्ट जो है रेलिवेंट है कि अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो शहरी डेवलपमेंट के साथ साथ गांव का डेवलपमेंट भी, ग्रामीण डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस सो? Why should we attach such significance to rural development when we see around us fast growing cities with large industries and urban modern information technology hubs? तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, या क्यों देने की हम बात कर रहे हैं कि हमें ग्रामीण विकास की ओर या रूरल डेवलपमेंट की ओर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों है। जबकि अगर हम शहर की बात करें तो हम अपने आसपास देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शहर है वो फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। द सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट, जहां पर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो हम इतना, जब टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, जब अर्बन लेवल पर जब इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो फिर हमारी जो एक तरीके से आप कहेंगे कि एक सोच है या एक कहेंगे कि फोकस पॉइंट बना हुआ है, वो आज भी ये क्यों बना हुआ है कि हमें गांवों का विकास जरूरी करना है। वो देखिए इसका मुख्य कारण क्या है। इट इज बिकॉज more than 2/3 of India's population depends on agriculture that is yet to become productive enough to provide for them। पहली चीज तो ये है कि आज भी अगर हम बात कर लें तो जो देश की कुल आबादी है, ठीक है, कुल आबादी का 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन आज भी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कि कृषि के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और वो अभी भी इतना प्रोडक्टिव बननी जरूरी है कि उन लोगों की जो सारी की सारी जरूरतें हैं, और मैं कहूंगा सारी जरूरतें तो क्या, सिर्फ मूलभूत जरूरतें भी उन लोगों को इससे अभी तक सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। 1/4 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। जो 1/4 ग्रामीण भारत है, यानी कि जो गांव की अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो जो उसका 1/4 है, 1/4 जो है वो आज भी एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो लोग आज भी रह रहे हैं। So this is the reason why we have to see a developed rural India if our nation has to realize real progress। तो अगर हमें सही मायनों में तरक्की की बातें करनी है अपने पूरे के पूरे देश को लेकर, तो हमें ये डेवलप्ड रूरल इंडिया करना ही पड़ेगा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण भारत है, उसका विकास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट देन डज रूरल डेवलपमेंट इंप्लाई? अब मतलब क्या है कि हम ये समझ गए कि अभी तक तो हम इस बात को लेकर डिबेट कर रहे थे, वाद विवाद की बातें कर रहे थे कि जब हम देख रहे हैं कि शहरों का विकास इतना ज्यादा हो रहा है, शहरों में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हब्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्यों ध्यान सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अटक रहा है। अब हम समझ गए कि ऐसा क्यों है। सिर्फ शहरी क्षेत्रों का अगर विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वो काफी नहीं है, बल्कि हमें गांवों में भी समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और उसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, क्या वजह है कि गांवों में ध्यान देना पड़ेगा, वहां के डेवलपमेंट की तरफ को चीजें करनी पड़ेंगी उसको लेकर, और डेवलपमेंट वहां का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये हमने बात कर ली है। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जब हम ये बात समझ गए तो हमें यह पता होना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, ग्रामीण विकास आखिर है क्या। देखिए, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये कोई एक सिंगल सब्जेक्ट टर्म नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इट एसेंशियली फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। जो यानी कि विलेज की जो इकोनॉमी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो उनका बेसिकली आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है, या उसी को अगर हम बात कर लें कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर विलेज डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट इन रूरल एरिया इंक्लूड, वो क्या क्या एरियाज है देखिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, यानी कि साक्षरता को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, और उसमें से भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपकी महिला साक्षरता है उसको बढ़ाना जरूरी है।
शिक्षा को बढ़ाया जाना जरूरी है और स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास को ये भी बढ़ाया जाना जो है वो जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ यानी कि सेहत, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, जो हर लोकेलिटी है, जो हर क्षेत्र है, उसके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनका भी डेवलपमेंट होना जरूरी है। तभी बेसिकली क्या है कि उससे लोगों को भी फायदा मिलेगा और प्रोडक्टिविटी तभी जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, क्रेडिट है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स and feeder roads to nearby highways, facilities for agriculture, research and extension and information dissemination। ये सारी की सारी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, किस किस के लिए है ध्यान रखिएगा, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, क्रेडिट की जो सुविधा है उसके लिए, मार्केटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यातायात की सुविधा के लिए, इसमें जो है कि विलेज की रोड्स बननी चाहिए और जो नियर बाय हाईवेज है वहां से लेकर गांव तक फीडर रोड्स बननी चाहिए। फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है यानी कि कृषि अनुसंधान और एक्सटेंशन, उसके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी कि इंफॉर्मेशन के प्रसार के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। आगे दिया गया है कि स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, एम्फसाइजिंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या होगा कि एक तो गरीबी को हटाना है, स्पेशल मेजर्स फॉर दी एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को हटाने के लिए, एलिविएट करने के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स यानी कि कुछ आप कहेंगे विशेष कदम उठाए जाने जरूरी है। एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग सेक्शंस, जो लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस, जो हमारे वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है यानी कि जो उनका जीवन स्तर है उसको उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और जिससे क्या होगा कि उनको एक्सेस मिल पाएगी किससे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि कुछ ऐसे रोजगार के जो अवसर हैं वो उन लोगों को मिल पाएंगे अगर हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे तो। ठीक है, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो इस पर भी देना पड़ेगा कि हमें उन लोगों को एक्सेस करवानी है किसकी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, आगे देखिए, all this means that people engaged in farm and non-farm activities in the rural areas have to be provided with various means that help them increase the productivity। यानी गांव के जितने भी लोग हैं, रूरल एरियाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फार्म एक्टिविटीज से जुड़े हैं चाहे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज से जुड़े हैं, उनको हमें कुछ ऐसे साधन प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। They also need to be given opportunities to diversify into various non-farm productive activities जैसे कि फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, ताकि वो इस क्षेत्र में भी आ सके। Enabling them better and more affordable access to healthcare, sanitation facilities at workplaces and homes, and education for all would also need to be given top priority for rapid rural development। हमें उनको enable बनाना पड़ेगा किस चीज के लिए, उनके लिए मतलब इनेबल बनानी पड़ेगी बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है वो, सैनिटेशन फैसिलिटीज उनके वर्क प्लेसेस पे, उनके घरों पे, सभी लोगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर रैपिड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि तेजी से ग्रामीण विकास हो तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मुहैया करवानी पड़ेंगी, और बल्कि मैं कहेंगे कि प्राथमिक तौर पर करवानी पड़ेंगी। दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, आगे देखिए, it is observed in an earlier chapter that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on a decline, the population dependent on this sector did not show any significant change। यह हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि हमने ये देखा है कि किस तरीके से GDP है जो हमारी होती है, that is gross domestic product या सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, which is nothing but the sum total of all the goods and services produced within the boundary or territory of a country। उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर, उस पर बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। ठीक है, ये चीजें हमें पता है और बहुत बार हम यहां पर भी बात कर चुके हैं, अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में भी हम बात कर चुके हैं, और ये सारी बातें अब हमें बड़े अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, फर्दर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसलरेटेड टू अबाउट 3% per annum during the 1991 to 2012, which was lower than the earlier
ईयर्स। तो जब हमारे पास रिफॉर्म्स लाए गए, जब कुछ सुधार लाए गए, जो एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह थे, उसके बाद क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, वो कम हो गई है, अबाउट 3%। ठीक है, सालाना 3% की दर से अब विकास हो रही है ड्यूरिंग द ईयर 1991 से 2012 तक, जो कि पहले के सालों के मुकाबले क्या है, कम है। इन द रिसेंट ईयर्स दिस सेक्टर हैज बिकम वोलेटाइल, ये सेक्टर जो है वोलेटाइल हो चुका है। 2014-15 की अगर हम बात करते हैं तो द जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स was less than 1%। तो यहां पर जो ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर का और अलाइड सेक्टर का, इस समय पे 1% या 1% से भी कम हो चुका है। स्कॉलर्स आइडेंटिफाइड डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991 एज द मेजर रीजन फॉर दिस। जो स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, जो पब्लिक निवेश है 1991 के बाद जिसमें कमी आई है, ठीक है, वो इसका एक मुख्य कारण है कि जो इसका ग्रोथ रेट है वो इतना कम हो चुका है। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एक्सेट्रा फर्दर इंपीड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यानी कि कोई आप कहेंगे वैकल्पिक जो रोजगार के साधन है वो नहीं है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट में कैजुअलाइजेशन है वो भी एक कारण है, और इन सब की कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो और ज्यादा इंपीड हो रहा है, यानी कि और ज्यादा बाधा इसमें बन रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिनोमेना कैन बी सीन फ्रॉम द ग्रोइंग डिस्ट्रेस विटनेस्ड अमंग फार्मर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो फिनोमेना है, इनका असर यानी कि इनका इंपैक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, उनके ऊपर और ज्यादा इसका बोझ जो है वो पड़ता जा रहा है। और हम ये आए दिनों ये खबरें सुनते रहते हैं कि किस तरीके से किसान ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, लोन वगैरह उसके पास था वो उसको नहीं चुका पा रहा था। तो ये सारी की सारी परेशानियां जो है कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से लेकर पैदा होती है। Against this background, we will critically look at some of the crucial aspects of rural India like credit and marketing systems, agricultural diversification and the role of organic farming in promoting sustainable development। तो ये सारा का सारा जो हमारा बैकग्राउंड बना है, इसके बाद अब हम जो बात करेंगे कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम की, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल है वो क्या रहेगा इन प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए तो आज हम इसमें ये वाला पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट एंड मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, देखिए क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट का मतलब देखिए क्या है कि ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रूरल जो इकोनॉमी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें ग्रोथ कैसे होगी, विकास कैसे होगा उसका, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितना ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा पूंजी उसमें लगा रहे हैं समय समय पर। ठीक है, और क्यों लगानी है पूंजी, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई रहे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहे एग्रीकल्चर में भी और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। एज द टाइम gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc। अब देखिए क्या है कि शुरुआत में किसान को पैसा चाहिए, किन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, उसको बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए जो यानी कि जो उर्वरक होता है उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, उसको जो कुछ मशीन्स वगैरह है उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो वो शुरुआत में पैसा उसके पास है, उसने वो पैसा मान लीजिए लगा दिया, ठीक है, उसने फसल उगाई। अब फसल उगने से लेकर जब तक वो फसल पूरी की पूरी पैदा होगी, उसके बाद उसकी कटाई होगी, फिर जब वो मार्केट में जाएगी, तब तक किसान के पास कोई पैसा उस फसल से नहीं आने वाला है। तो उस समय पे उसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए, उसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ चलाने के लिए, कुछ शादी ब्याह का फंक्शन है उसके लिए, कोई डेथ वगैरह हो रही है, कोई जी रहा है, मतलब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई बुजुर्ग मर रहा है या कोई भी मर रहा है, या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी भी उसकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहां से आएगा, वो फार्मर अब क्या करेगा, द फार्मर बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब वो उधार लेगा, ठीक है, उधार लेगा, ऋण लेगा, लोन लेगा। तो यहां पर अब क्या है देखिए
कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय पर जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने यहां पर क्या करा है कि जो हमारे छोटे और निचले तबके के जो फार्मर्स थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो थे, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको क्या करा है कि उधार तो दिया है लेकिन बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, यानी कि जो ब्याज की दर थी वो बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद उन्होंने अकाउंट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया है ताकि हमेशा वो जो किसान है वो हमेशा कर्ज में ही डूबे रहें। ठीक है, ये चीजें जो है काफी ज्यादा परेशानी का सबब रही हैं पूरे पहले के जमाने में, और अभी भी थोड़ा बहुत ये परेशानियां कभी कभी, जैसे आपको बता रहा हूं मैं, आप देखने को मिलती है कि किसानों ने इधर उधर कहीं न्यूज वगैरह में आप सुनते रहते हैं, आए दिन की खुदकुशी वगैरह कर लेते हैं। उसके पीछे मुख्य एक कारण यही है कि उसकी जो ऋण उसने लिया हुआ है, जो लोन उसने लिया हुआ है, वो उसको रीपे नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं फिर खुशखुशी कर लेता है। ठीक है, A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit। तो 1969 के बाद, 1969 के बाद इसमें एक चेंज आया है, थोड़ा सा एक बड़ा बदलाव आया है, जब इंडिया ने सोशल बैंकिंग को अडॉप्ट किया है और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया है। क्यों? ताकि जो रूरल क्रेडिट की जरूरत है उसको मीट किया जा सके, उसकी जरूरतों को वहां से पूरा किया जा सके। बाद में हमें पता है कि एक बैंक बनता है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। ये सेटअप होता है in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all the institutions involved in the rural financing system। जो गांव के फाइनेंसिंग सिस्टम की बात है उसके लिए ये सबसे उच्च स्तरीय बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। ठीक है, The Green Revolution was the harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards production-oriented lending। जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो हरित क्रांति हुई थी, वो एक हार्बिंगर है। हार्बिंगर का मतलब होता है जो जिसने चीजें पहली बार की हो। ठीक है, पायनियर जो वर्ड है उसको बोला जाता है, हार्बिंगर भी वही है। ठीक है, The Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system। जो क्रेडिट सिस्टम में जो चेंज आया है, जो मुख्य बदलाव आए हैं, जो मेजर चेंजेस आए हैं, उसमें सबसे पहले किसकी वजह से बदलाव आए हैं? वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और किस तरीके से? एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। तो अब बेसिकली क्या है कि जो गांव का जो क्रेडिट है, जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है, वो एक तरीके से उसका आप कहेंगे कि जो फोकस है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग की तरफ को हो गया है। ठीक है, उससे क्या है कि वो डाइवर्सिफाई हुआ है उसका पोर्टफोलियो, और इसमें सबसे पहले जो चीज ये स्टार्ट हुई है, ये आप कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति से हुई है। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे, आज की डेट में अगर हम बात करें रूरल बैंकिंग की, तो इसमें क्या क्या है? कंसिस्ट्स अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज वगैरह हैं, रीजनल रूरल बैंक जिनको बोला जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव्स हैं, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर रेट्स। क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं है, क्रेडिट का मतलब है कि जो आप किसान वगैरह को जो पैसा देंगे, जो उनको उधार वगैरह की जरूरत है, उसको यहां पर क्रेडिट बोला गया है। ठीक है, मतलब लोन वगैरह आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि इनका ये काम है कि ये लोगों को, जो किसान है, उनको क्रेडिट देंगे, लेकिन चीपर रेट्स में देंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक मुख्य वजह है कि बाद में वो लोग फिर क्रेडिट जो है वो उसको नहीं चुका पाते हैं, लोन वगैरह जो है उसको नहीं चुका पाते हैं, और फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात की जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स have emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो एक तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, ये एक तरीके से इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है। और क्यों डेवलप किया गया है? क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म है, ये बैंक्स वगैरह के माध्यम से, ये बहुत ज्यादा एडिक्वेट प्रूफ नहीं हुआ है, एडिक्वेट साबित या पर्याप्त साबित नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये ओवरऑल जो रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, वहां पर पूरी तरीके से उसके साथ ये इंटीग्रेट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural households were automatically out of the credit network। तो क्रेडिट बेसिक लेने के लिए या लोन वगैरह लेने के लिए आपको कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। कोलेटरल का मतलब होता है कि कोई, जैसे आपको गारंटी वगैरह जमा करनी पड़ती है। अगर आप कभी भी बैंक वगैरह में भी लोन लेने जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे किसी चीज की गारंटी मांगता है। बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा।
तो अब बहुत सारे जो किसान हैं, जो बेचारे गरीब किसान हैं, जिनके पास जमीन अपनी नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो बेचारे कहां से कोलेटरल जमा करेंगे? तो वो फिर सारे के सारे जो क्रेडिट नेटवर्क है उससे अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो एसएचजीज है, दे प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। जो एसएचजीज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये क्या प्रमोट करते हैं? थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है किफायत, कि किसी भी चीज को किफायत से यूज करें, और बाकी जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन या योगदान करेंगे, और वो सारा का सारा जो पैसा आएगा, जो पूल्ड मनी होगा, सारा का सारा जो पैसा इकट्ठा होगा आपस में मेंबर से, उसमें से क्या होगा कि क्रेडिट इज गिवन टू दी नीडी मेंबर्स टू बी रिपेएबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। तो क्या होगा कि वो सारा का सारा पैसा आपस में लोग इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद जिसको भी उसकी जरूरत होगी, जिस भी मेंबर को, जिस भी सदस्य को उसकी जरूरत होगी, उसको वो दिया जाएगा, और उससे फिर वो वापस, मतलब उसको बोला जाएगा कि आपको इसको वापस करना है आसान किश्तों में, स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में, और उसका जो रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो भी काफी कम होगा। तो मई 2019 तक अगर हम बात कर लें तो नियरली 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया जो है, दे हैव बिकम मेंबर इन 54 लाख विमेन एसएचजीज। ठीक है, वो 54 लाख विमेन जो है, 54 लाख विमेन एसएचजीज में हिस्सा बन चुकी है, उनके सदस्य बन चुकी है। अबाउट 10 to 15,000 पर एसएचजी एंड अनदर 2.5 लाख रुपीज पर एसएचजी एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन। तो इतना पैसा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए पैसा जो है वो दिया जाता है। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्ड टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। इस तरीके के जो क्रेडिट प्रोविजंस हैं, जो क्रेडिट के प्रावधान है, इनको बोला जाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ठीक है, एसएचजीज हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। एसएचजीज से बेसिकली एक फायदा और भी हो रहा है कि जो विमेन है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, वो भी हो रहा है। It is alleged that the borrowings are mainly confined to consumption purposes. Why are borrowers not spending for productive purposes? तो ये बेसिकली एक आरोप लगता रहा है कि जो बोरोइंग की जा रही है उसको यूज किया जा रहा है कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। तो सवाल यहां पर यह खड़ा किया जा रहा, पूछा जा रहा है कि जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जो लोग उधार ले रहे हैं, वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए उस पैसे को खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, सवाल आप लोगों से बनता है यहां पर फिर इस बात को लेकर कि अभी तक आप चीजें समझ गए कि किस तरीके से उन लोगों को पैसा जो है वो मिल रहा है। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है, एसएचजीज के थ्रू है, और फिर बैंकिंग वगैरह से भी उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन जहां पर उनको कोलेटरल वगैरह देना पड़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू योर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से ज्यादा है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि यह आरोप लग रहा है कि जो बोरोइंग्स करी जा रही है वो ज्यादातर कंजम्पशन पर्पस के लिए उसका यूज हो रहा है। सवाल यह है कि बोरोवर जो है वो पैसे को प्रोडक्टिव पर्पस में खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, सवाल यह है, जवाब इसका नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रूरल बैंकिंग आ क्रिटिकल अप्रेजल। थोड़ा सा रूरल बैंकिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, income and employment, especially after the Green Revolution. It helped farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ है कि रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट रहा है रूरल फार्म के ऊपर और नॉन फार्म आउटपुट के ऊपर, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। स्पेशली अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, तो इसने किस तरीके से किसानों की मदद की है, किस चीज में? टू अवेल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज और वेराइटी ऑफ लोन्स लेने के लिए फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। तो इस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है उसने किस तरीके से बदलाव लाया है, या किस तरीके से जो गांव के फार्मर्स वगैरह है उनकी हेल्प की है। ठीक है, famines became events of the past. We have now achieved food security which is reflected in the abundant buffer stocks of grains. तो famines जो है, famines का मतलब होता है कि जिस समय खाने की कमी की वजह से जो लोग मरते थे, ठीक है, अकाल जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो है famines। तो अब ये famines जो है ये बीते समय की बात हो गई है, अब ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने खाद्य सुरक्षा को अचीव कर लिया है। आज की डेट में हमारे पास जो बफर स्टॉक है, या हम कहेंगे कि जो स्टॉक एक्सेस स्टॉक है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट वेल विद आवर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery।
तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का जो एक तरीका है, जो कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का तरीका है, उसको डेवलप करने में वो लोग फेल हुए हैं। ठीक है, कि जो वर्थवाइल बोरोवर्स हैं उनको पैसा उधार देना है या फिर अगर लोन रिकवरी की बात है तो वो अभी तक ये चीजें नहीं कर पाए हैं। एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रोनिकली हाई। डिफॉल्ट रेट्स का मतलब वो होता है लोन में कि जिन लोगों ने लोन ले लिया है और उसके बाद वो लोन नहीं चुका पाते, जिनको डिफॉल्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर लोन्स के केस में ये चीज जो है, इसकी संख्या, जो एग्रीकल्चर लोन्स जो डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो संख्या बहुत ज्यादा है। वाई फार्मर्स फेल्ड टू पे बैक लोन्स। चलिए, ये फिर से सवाल है कि फार्मर्स ने, किसानों ने लोन ले तो लिया है लेकिन वो उसको वापस क्यों नहीं चुका पाते हैं। सवाल बनता है, जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इट इज एलिज्ड दैट फार्मर्स आर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स, व्हाट कुड बी द रीजंस। तो ये आरोप उनके ऊपर लगता रहा है कि फार्मर, जो किसान है, वो जानबूझकर वापस लोन चुकाने में मना करते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग वापस करने के लिए लोन को जानबूझ के मना करते हो या नहीं, या कोई और कारण है? तो ये पूरा का पूरा ही फिर आप लोगों के लिए सवाल बन जाता है। ठीक है, कि जो आरोप लगता रहा है इसको भी अगर आप लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि क्या ऐसा है कि किसानों ने एक बार लोन ले लिया और वो उसको वापस जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आप जवाब इसका बताइएगा। दस द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन अ बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म्स। तो जो एक्सपेंशन और प्रमोशन है रूरल बैंकिंग सेक्टर का, वो थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि कम हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा उसने बैक सीट ले ली है। टू इंप्रूव दिस सिचुएशन इट इज सजेस्टेड दैट बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद दी बोरोवर्स। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि किस तरीके से यह सिस्टम को सुधारा जाए कि जो बैंकर्स हैं या जो बैंकिंग सिस्टम है वो सिर्फ एक लेंडर्स की तरह तौर पर काम ना करें। लेंडर्स का मतलब है जो सिर्फ पैसा दे रहे हैं उनकी तरह काम ना करें, बल्कि बोरोवर्स के साथ एक रिलेशनशिप बैंकिंग को एस्टैब्लिश करें। इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीड्स टू बी इनहैंस्ड अमंग द फार्मर्स टू। तो फार्मर्स जो है, जो किसान है, उनके अंदर भी हमें ये वाली एक जो आदतें हैं ये डालनी पड़ेंगी। दैट इज थ्रिफ्ट का मतलब वही है, किफायत से यूज करनी है चीजें, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास आ रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन एफिशिएंट तरीके से या इफेक्टिव तरीके से करना है। ये आदतें भी बेसिकली क्या है कि किसानों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। ठीक है, वो कहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं, उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो इस दिशा में उनको बताने की ज़रूरत है कि आप लोगों का जो पैसा वगैरह है वो किस तरीके से बैंक वगैरह से, लोन वगैरह से लिया गया है। तो इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप लोग जितना करेंगे, किफ़ायत से जितना आप इसको खर्च करेंगे, उतना ही फ़ायदा जो है वो आप लोगों को इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। बाकी इसके आगे का जो है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, इसको हम कल के पार्ट में। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, और बाकी अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। फीडबैक्स अपने ज़रूर देते रहिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं या कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी email ID है okul.co@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।